सभी दोस्तों का वेलकम माय यूट्यूब चैनल देशु एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, अपन रेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज कलाम द्वारा जारी प्रश्न कोच बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपका टॉपिक रहेगा हिंदी की शिक्षण विधि। ओके दोस्तों, टाइम ख़राब नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवादन विधि को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है ध्वन्यात्मक विधि, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, सी ऑप्शन है भंडारकर विधि, डी ऑप्शन है सैनिक विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भंडारकर विधि। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? ए ऑप्शन है घटन विधि, बी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, सी ऑप्शन है वेस्ट की विधि, डी ऑप्शन है प्रोक्स विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका कितने राइट और कितने गलत हुए। लास्ट में सारे दोस्त अपने अपने कमेंट करना, सर मेरे इतने राइट, किसके कितने रॉन्ग हुए। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोक्स विधि। चलो कुछ सॉल्यूशन करते हैं ताकि इससे संबंधित और क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो सके। व्याकरण अनुवादन विधि, इस विधि को सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया, इसलिए इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी व्याकरण अनुवादन विधि का अन्य नाम पूछा जाए आपसे तो भंडारकर विधि भी व्याकरण अनुवादन विधि को बोलते हैं। ये द्वितीय भाषा के शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि व सबसे प्राचीन विधि है, इसलिए इसे परंपरागत या शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। इसको प्रोक्स या अप्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसे प्रोक्स या अप्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, तो व्याकरण अनुवादन विधि को बोला जाता है। ये व्याकरण को भाषा की आत्मा मानता है, यानी ये व्याकरण को भाषा की आत्मा मानता है। व्याकरण के नियम को रटा दिया जाता है। व्याकरण अनुवादन विधि के चरण कौन कौन से हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं। यानी प्रथम चरण है, यानी सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मातृभाषा का द्वितीय भाषा में अनुवादन, द्वितीय भाषा का मातृभाषा में अनुवादन, शब्दकोश की जानकारी दी जाती है। स्वतंत्र तथ्य, इस विधि में मातृभाषा की सहायता से शिक्षण होता है। ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कम समय में शब्द भंडारण में वृद्धि होती है। पढ़ना लिखना कौशल का विकास होता है। अर्थात व्याकरण अनुवादन विधि में दो कौशल का विकास होता है, पढ़ना और लिखना। समय व श्रम कम लगता है। चलो दोस्तों, इस विधि के दोष क्या क्या है? अर्थात व्याकरण अनुवादन विधि के दोष है, ये विधि मनोवैज्ञानिक अरुचिकर विधि है। अनुवादन एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि दो भाषा की प्रकृति प्राय समान नहीं होती है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना की गई है। इसमें व्याकरण शिक्षण सांदेह बन जाता है, यानी समान चलने वाला बन जाता है। छात्र में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। सुनना व बोलना कौशल को समुचित विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रत्यक्ष विधि। अर्थात प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि के उपनाम कौन कौन से होते हैं? इसे प्राकृतिक विधि बोलते हैं, सुगम विधि बोलते हैं, निर्बोध विधि बोलते हैं। दोस्तों, एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पुट अप कर चुका है कि प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है, तो इसे प्राकृतिक विधि भी बोलते हैं, सुगम विधि भी बोलते हैं और निर्बोध विधि भी बोलते हैं।
सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ किया गया, मतलब फ्रांस में किया गया 1901 में गोइन महोदय के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। जबकि भारत में पूछा जाए कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग भारत में मतलब बंगाल में किया गया, जो टिपिंग ने किया। मद्रास में यस्ट ने किया, जबकि मुंबई में फ्रीजर ने किया। व्याकरण अनुवादन विधि के दोष को दूर करने वाली विधि है। इसमें द्वितीय भाषा का शिक्षण सीधा द्वितीय भाषा में ही होता है। इसमें मातृभाषा की बाध्यता नहीं होती है, यानी प्रत्येक विधि में मातृभाषा की बाध्यता नहीं होती है। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। अभिव्यक्ति व अनुभूति में सीधा संबंध होता है। इसमें शब्द आदि का अर्थ प्राय प्रत्यय वस्तु चित्र आदि को दिखाकर बताया जाता है, यानी बच्चे को प्रत्यक्ष विधि में वस्तु स्पष्ट दिखा के उसके बारे में बताया जाता है। इसमें व्याकरण के नियम रटाए नहीं जाते हैं। भाषा के व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। अनुवादन का सहारा नहीं लिया जाता है। इसमें शिक्षण करवाते समय वार्तालाप व प्रश्न उत्तरी का प्रयोग किया जाता है। सुनना व बोलना कौशल का समुचित विकास होता है, यानी मौखिक अभ्यास अर्थात बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। छात्र में मौलिक चिंतन का विकास होता है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक चिंतन का विकास कौन सी शिक्षण विधि में होता है, तो प्रत्यक्ष विधि में मौलिक चिंतन का विकास होता है। वास्तविक परिस्थिति में द्वितीय भाषा का प्रयोग की क्षमता का विकास होता है। व्याकरण की शिक्षण पाठ आदि पढ़ाते समय प्रसंग अनुसार दिए गए जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा का शिक्षण की तुलना में विधि है, यानी द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलना में विधि है। ए ऑप्शन है सैद्धांतिक प्रणाली, बी ऑप्शन है वैतरिक विधि, सी ऑप्शन है व्यास विधि, डी ऑप्शन है तुलना विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैतरिक विधि। चलो वैतरिक विधि के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। वैतरिक विधि क्या है? वैतरिक विधि यानी वैतरिक का अर्थ होता है तुलना करता। वैतरिक का अर्थ होता है तुलना करना, इसलिए इसे विधि को तुलनात्मक विधि भी कहा जाता है। ये इसका अलग नेम है, इसे याद रखना कि तुलनात्मक विधि के नाम से किस विधि को जाना जाता है, वैतरिक विधि को। इस विधि में मातृभाषा द्वितीय भाषा दोनों के समान व असमान तत्वों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि में मातृभाषा व द्वितीय भाषा दोनों की तुलनात्मक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दोनों भाषा की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था आदि तुलनात्मक शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि के अनुसार द्वितीय भाषा का पाठ्यक्रम बनाते समय मातृभाषा का ध्यान रखना चाहिए। भोलेनाथ तिवारी ने इसको द्वितीय भाषा की शिक्षण की सर्वोपरि विधि बताया। दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भोलेनाथ तिवारी ने किस भाषा को द्वितीय भाषा की शिक्षण की सर्वोपरि विधि बताया है, तो आप सभी दोस्तों का राइट आंसर होगा वैतरिक विधि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसे ही या उसके विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है। ए ऑप्शन है समान कविता प्रणाली, बी ऑप्शन है अर्थबोध कविता प्रणाली, सी ऑप्शन है समीक्ष प्रणाली, डी ऑप्शन है तुलनात्मक प्रणाली। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो तुलनात्मक प्रणाली के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ताकि इससे संबंधित आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। तुलनात्मक प्रणाली, इस प्रणाली में अध्यापक एक ही पद की तुलना विभिन्न भाषा में अथवा एक ही भाषा के विभिन्न कवियों की विभिन्न पदों के साथ करता है। जैसे भाव साम्य हो, जैसे अबला जीवन हाय, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध, आंखों में है पानी, ये है गुप्ता जी की कविता। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो, पढ़ते समय अध्यापक भिन्न भिन्न कवियों के इस विषय पद अर्थात नारी के संबंध में विविध विचार की उपस्थिति करेगा और इस प्रकार एक ही विषय पर विभिन्न कवियों पदों की तुलना कराएगा। जैसे कि नारी तुम केवल श्रोता है, तुम भूल गई इस जीवन में क्या सत्ता इसे नारी की, यानी प्रसाद जी की कविता है। उसके बाद में दोस्तों वह इष्ट देवी के मंदिर की पूजा सी, वही दीपशिखा की शांत भाव में लीन, निराला की कवि। इसमें दोनों भाषा की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था इत्यादि की तुलना शिक्षण में करवाई गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रचना शिक्षण का उद्देश्य होता है। रचना शिक्षण का उद्देश्य होता है, ए ऑप्शन है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, बी ऑप्शन है क्रमबद्धता बनाना, सी ऑप्शन है सुसंबंधिता बनाना और डी ऑप्शन है व्याकरण समरण कार्य करना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब बोनस हुआ था, क्योंकि इसमें इसके दो दो ऑप्शन सेम है, तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने मतलब बोनस करना पड़ा, क्योंकि इसकी व्याख्या देखते हैं। रचना शिक्षण के उद्देश्य अर्थात निरीक्षण शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, विचारों की क्रमबद्धता होना, लिखित अभिव्यक्ति का विकास होना, सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग होना, व्यक्तित्व विकास में सहायक, स्पष्ट अभिव्यक्ति में विकास, स्वतंत्र लेखन शैली का विकास और निरीक्षण शक्ति का विकास। यानी इसके अंदर आपको ए ऑप्शन भी राइट था, बी ऑप्शन भी राइट था और सी ऑप्शन भी राइट था। इस कारण से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ था, बोनस हुआ था। चलो आगे तो मतलब डिटेल में पढ़ते हैं। रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अर्थात छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह अपने विचार, भाव एवं अनुभूति को शुद्ध, उचित व स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सके। छात्रों की तार्किक, कल्पना, विवेक, मानसिक व निरीक्षण शक्ति का विकास हो सके। छात्रों को साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, छात्रों को शब्दकोश में वृद्धि करना, छात्रों की भाषा एवं शैली को सुव्यवस्थित व सुशोभित करना, छात्रों को अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सिखाना, उचित विचार द्वारा अपने सामाजिक जीवन में सुसंस्कृत बनाना, व्याकरण सम्मत लिपिबद्ध अभिव्यक्ति को ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने वाली विधि है। ए ऑप्शन है प्रश्न उत्तर विधि, बी ऑप्शन है व्यास विधि, सी ऑप्शन है उद्बोध विधि, डी ऑप्शन है खंडवन विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्बोध विधि। क्या होगा, उद्बोध विधि। गद्य शिक्षण
गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? व्याकरण का ज्ञान देना, छात्रों के शब्द भंडारण में वृद्धि करना, छात्रों में कल्पना शक्ति व चिंतन मन का विकास करना, वाचन की क्षमता का विकास करना। गद्य शिक्षण की विधि कौन कौन सी होती है? उद्बोध, अर्थकथन विधि, अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए शिक्षण करवाना, प्राथमिक कक्षा में प्रयुक्त होने वाली विधि। ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं जबकि टीचर सक्रिय रहते हैं, इस कारण इसे मनोविज्ञान विधि नहीं माना जाता। प्रश्न उत्तर विधि या सुकराती विधि, इसमें शिक्षक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पाठ का विकास करते हुए शिक्षण करवाता है। प्राय माध्यमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होने वाली विधि होती है। खंडन विधि, ये प्रश्नोत्तरी विधि का ही एक रूप है। इसमें विषय वस्तु को खंडन में विभक्त करके शिक्षण कार्य करवाया जाता है। व्याख्यान विधि यानी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करते हुए शिक्षण करवाना। समीक्षा विधि यानी समीक्षा व्याख्या का ही एक उच्च स्तर है। इसमें भाषाई तत्व जैसे शब्द शक्ति, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का शिक्षण कराते हुए शिक्षण करवाया जाता है। ये प्राय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होने वाली विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया होती है। ए ऑप्शन वर्ण शब्द वाक्य, बी ऑप्शन वाक्य शब्द वर्ण, सी ऑप्शन शब्द वर्ण वाक्य, डी ऑप्शन शब्द वाक्य वर्ण। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण शब्द और वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य या वाक्य से पैराग्राफ। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शब्द से वर्ण की ओर। वाचन शिक्षण की विधि, वाचन शिक्षण की विधि दो होती है। वाचन शिक्षण की विधि दो होती है। संश्लेषणात्मक विधि जिसे अपन तार्किक विधि कहते हैं, विश्लेषणात्मक विधि जिसे अपन मनोवैज्ञानिक कहते हैं। संश्लेषणात्मक विधि भी दो प्रकार की होती है, अक्षर बोध विधि एवं ध्वन्य साम्य विधि, जबकि विश्लेषणात्मक विधि या मनोवैज्ञानिक विधि भी तीन होती है। देखो और कहो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि। संश्लेषण विधि, इस विधि में पहले स्वर, व्यंजन व मात्राओं का बोध करवाया जाता है। वर्ण शब्द वाक्य का बोध करवाया जाता है। भाषा सीखने में तार्किक क्रम यानी वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। विश्लेषणात्मक विधि, इस विधि में छात्रों को पहले वर्ण तथा ध्वनियों का ज्ञान नहीं करवाया जाता है। सर्वप्रथम शब्द वाक्य का ज्ञान करवाया जाता है। वाक्यों के माध्यम से शब्द तथा वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम होता है वाक्य, वाक्य के बाद शब्द, शब्द के बाद वर्ण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। ए ऑप्शन गीत तथा नाट्य
नाट्य प्रणाली, बी ऑप्शन शब्दार्थ कथन प्रणाली, सी ऑप्शन प्रश्नोत्तरी या खंडवन विधि, डी ऑप्शन व्याख्यान विधि। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीत तथा नाट्य प्रणाली। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत प्रणाली या अभिनय प्रणाली, जिसे अपन नाट्य प्रणाली कहते हैं। गीत प्रणाली, इसमें शिक्षक कविता को गीत की तरह लय ताल के साथ गाकर सुनाता है तथा छात्र अनुकरण करते हैं। अभिनय प्रणाली या नाट्य प्रणाली, इसमें शिक्षक कविता के भाव के अनुरूप भाव भिंगा करते हुए शिक्षण करवाते हैं, अर्थात कविता के भाव के अनुरूप अंग संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। ए ऑप्शन जॉन डीवी, बी ऑप्शन डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, सी ऑप्शन डाल्टन और डी ऑप्शन अरस्तु। सभी दोस्त अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षण की प्रधानता की जाती है। ए ऑप्शन सैद्धांतिक शिक्षा, बी ऑप्शन जीवन प्रयोगी शिक्षा, सी ऑप्शन बेसिक शिक्षा, डी ऑप्शन नैतिक। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन प्रयोग शिक्षा। चलो थोड़ा इसकी व्याख्या करते हैं। प्रोजेक्ट या योजना विधि, जन्मदाता किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पर सबसे पहले कार्य जॉन डीवी ने किया तथा उसके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि स्टीवेंस ने प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा दी। आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा किसने दी? स्टीवेंसन। स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समसामयिकी कार्य, जिसके समाधान उसकी प्रकृति वातावरण में रहते हुए किया जाता है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु एवं क्रिया में समसमय स्थापित करते हुए अपने अध्ययन गति से अधिगम करता है। वह वास्तविक जीवन की अनुभूति इस विधि से ही करता है। प्रोजेक्ट विधि के पद या सोपान। प्रोजेक्ट विधि के 6 पद होते हैं। परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना के कार्य का मूल्यांकन करना, योजना का लेखा जोखा रखना। विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के 4 सोपान बताए। उद्देश्य या परिस्थिति का निर्माण करना, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या क्या होते हैं? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा अधिगम व स्थायीकरण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु उपयोगी विधि है। विद्यार्थियों में कार्य करने में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सामाजिकता की भावना का विकास व जीवन उपयोगी शिक्षा, पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रोजेक्ट विधि के दोष क्या क्या होते हैं? ये विधि अधिक खर्चीली है, अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है। इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता है। इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी हेतु उपयोगी नहीं है, क्योंकि सामूहिक रूप से कार्य करने के
कारण व्यक्तिगत रुचि की अवहेलना होती है। विधि के अनुरूप पाठ्य पुस्तक के अभाव में योजना निर्माण एवं मूल्यांकन में अधिक समय लगने से शिक्षक को कठिनाई होती है। व्यवहारिक न होने के कारण ये विधि अधिक प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन है उद्देश्य कथन करना, बी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण करना, सी ऑप्शन है नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, डी ऑप्शन है सामान्यीकरण करना। सभी दोस्त अपना उत्तर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आपका राइट आंसर नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर रहना।